आई वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट कंट्री मैनेजर इन पाकिस्तान। दोस्तों के साथ भी इस चीज़ पे डिस्कशंस चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा कि इंटरनेशनल एफिलिएशंस के साथ हमें ज्वाइन होना चाहिए। और करते हैं हमारे यहाँ एक खौफ क्रिएट किया जाता है बच्चे के दिमाग में कि मेडिकल स्टूडेंट ना बने, अगर आप इंजीनियर ना बने या आप किसी आर्म फोर्सेज में ना ज्वाइन किया तो आपका कैरियर बिल्कुल नहीं है। और ये हमारे दौर में भी ये अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर ही अगर जाते हैं तो AI स्किल्स आ चुकी हैं, इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आ चुकी हैं, सोशल मार्केटिंग स्किल्स आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के हमारे प्राउड एलुमनाई हॉलियन हैं हसन अली खान जदून। ही इज फ्रॉम द बैच ऑफ 1983। BSc ऑनर्स उन्होंने किया है टेक्सटाइल मैनेजमेंट में। राइट नाउ ही इज रनिंग हिज होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस ARK इंटरनेशनल सोर्सिंग। इनका विजन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें प्रमोट हों। तो हम विदाउट एनी डिले चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, विजन के बारे में जानते हैं और देखते हैं उनके पास यूथ को देने के लिए क्या मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हसन भाई? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बात करते हैं, ताई कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैसे कि नाम ही मेरा ऐसा है कि हसन जदून, तो ये ट्राइब एबटाबाद में ही शुरू से वहाँ पे फॉर द लास्ट तकरीबन 500 ईयर्स हो चुके हैं इस ट्राइब को। अगर आगे आए बर्नॉल पे तो मेरे फादर जो हैं वो बड़े कलरफुल किस्म के स्टूडेंट थे अपने दौर में, और उस वक्त वसाइल इतने होते नहीं थे। उनका ये दिल था कि जब वो गुजरते थे बर्नॉल के सामने से तो उन्होंने, हालांकि स्कॉलरशिप पे खुद पढ़ रहे थे, तो वो कहते थे कि यार वो वसाइल या वो हमें रास्ते नहीं नज़र आए जिसपे मैं जब इन बच्चों को देखता था कि कोट पहने हुए और बड़े एक स्टाइलिश किस्म की पर्सनालिटी मेरे सामने से गुजरती है, तो मैं, उनका ये ख्वाब था कि मेरे जितने भी बच्चे हुए मैं सबको हॉलियन ज़रूर बनाऊंगा। तो फिर मेरे बड़े भाई को, वो 4 साल के थे, उनको प्रेप में वहाँ पे स्टार्ट ले लिया और फिर हमारे घर में एक बर्नौर की लेगेसी स्टार्ट हो गई। 5 साल छोटा मैं उनसे हूँ, फिर उसके बाद मैं आ गया, मुझसे छोटा भाई आ गया, हम 3 भाई जो हैं उन्होंने फिर बर्नौर में अपने अपने कदम रखने शुरू कर दिए। क्लास 5 में मैं आ गया, मेरी बिगिनिंग जो है वो कराची में हो गई। फादर की पोस्टिंग कराची में थी, फिर उनका एक FIA में कैरियर स्टार्ट हो चुका था। तो बर्नौल के साथ हमारा एफिलिएशन हमारे फादर की हमसे ज़्यादा थी, जो कि बाहर थे, लेकिन वो इतने कोई लॉयल थे इस इंस्टीट्यूट के साथ, और बीइंग एन एबटाबाद के भी थे तो उस वजह से भी बहुत लॉयल थे। तो हमेशा वो अच्छी बातें हमारे मुंह से सुनना चाहते थे और हमें इतना अच्छा वो ग्रूम करते थे कि मेरे फादर जो है हमेशा हमें इस बात पे इनकरेज करते थे कि टीचर्स की रिस्पेक्ट और अपने इंस्टीट्यूट की रिस्पेक्ट, इसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ज़िंदगी में। हम तीनों ने वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया, हम लोगों ने अपनी एक लाइफ गुजारी, और मेरे फादर हार्डली 3 या 4 दफ़ा भी नहीं आए होंगे हमसे मिलने। और हम लोग कराची में होते थे और साल में हम लोग 2 दफ़ा जाते थे अपनी छुट्टियों में। छोटी किसी भी छुट्टी में हमें अलाउ नहीं था, गांव जाना भी अलाउ नहीं था। हमारा 15 मिनट में गांव था, लेकिन हॉस्टल में ज़िंदगी गुजारनी है, आपने हॉस्टल में रहना है। और कराची जब जाना है तो वो समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में जाना है। मेरे बड़े भाई जो हैं वो यहाँ पे हाउस प्रीफेक्ट थे, फुटबॉल कैप्टन थे, जिमनास्टिक कैप्टन थे, और फिर पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। तो वो हमारे लिए एक मेंटोर साबित होना शुरू हो गए बाकी दोनों भाइयों के लिए। मैंने जब स्टार्ट लिया तो मेरा बड़ा अच्छा बर्नौल का कैरियर था, जिसके अंदर फिर मैंने स्कॉश खेलनी शुरू की, अपने हाउस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, उसमें विन किया, फिर हाउस कैप्टन हो गया, फिर हज़ारा जूनियर चैंपियनशिप में क्लास 8 से ही मैंने पार्टिसिपेशन शुरू कर दी थी। फिर उसके अंदर बहुत अच्छे मेरे कलर्स रहे, अंडर 16 मेरे पास आई। और बर्नौल मुझे अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ दी वो है कॉन्फिडेंस। फिर बर्नौल से ख़त्म करके कराची टेक्सटाइल मैनेजमेंट मैंने कंटिन्यू किया, BSc ऑनर्स इन टेक्सटाइल मैनेजमेंट किया। फिर छोटा भाई डॉक्टर, बड़ा भाई भी मेरा मेडिकल में, मैं भी प्री मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन मेरा हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड माइंड था। तो मैंने फिर ऐसी कोई फील्ड पकड़नी थी जिससे पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट कर सके और पाकिस्तान इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, या फिर सेल्स में हम लोग जो है ना पार्टिसिपेट करें। तो फादर ने मुझे बहुत इंकरेज किया इस चीज़ के लिए। और फिर मेरा जब कैरियर वहाँ पे स्टार्ट हुआ टेक्सटाइल कंप्लीट करने के बाद, वहाँ पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। अभी भी मेरा सिंध बोर्ड में मर्चेंडाइजिंग कोर्स में जो है वो 92% के साथ गोल्ड मेडल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। फिर इसी तरह से एक्स्ट्रा और कोर्सेज किए थे, तो 4 GPA के साथ मेरा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट मेरा कंप्लीट हुआ, वहाँ पर भी बहुत अच्छा मेरा स्ट्रगल रही थी। और फिर छोटा भाई जो है वो मेडिकल कर गया, फिर उसने CSS अटेम्प्ट की, PMS की, अभी माशाल्लाह उसने हमारे पास DC मानसेरा, DC स्वात, और अभी एडिशनल होम सेक्रेटरी पेशावर, और जो बड़े भाई है वो अभी रीजनल डायरेक्टर हो गया। तो अब्बू जो चाहते थे, हम सब भाइयों के दिमाग में एक ही बात रही, आज दुनिया में नहीं भी है लेकिन उन्हीं को ही फॉलो करना है जैसा वो चाहते थे कि मेरे बच्चे ऐसे नजर आए। मेरे फादर जब हमारे ये सारी अचीवमेंट्स को देखना चाहते थे और जब उसको एंजॉय करना चाहते थे, तो हम लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में ही उनको लूज कर बैठे। फिर अब मैं बीच में आ गया, तो गवर्नमेंट रिकॉग्निशन यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी क्विकली आपको मिल जाती है कि उस पोस्ट पे रहे, सोशल सर्कल बनना शुरू हो गया। तो मैंने जब कराची में जब देखा तो मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा सिटी है, और मेरे फादर ने जो वो नेशनल लेवल तक सोचा था, तो मैं इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल की तरफ कन्वर्ट करूंगा। तो
जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मेरा विजन ये था कि आई एम नॉट गोइंग टू डू जॉब फॉर एनीवन, मैं हमेशा एक टॉप सीट पे बैठना है और मैं किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं बनना है, डिपार्टमेंट्स मेरे पास आने चाहिए। तो उस सोच के साथ आई वॉज द फर्स्ट यंगेस्ट कंट्री मैनेजर इन पाकिस्तान एट द एज ऑफ 25। मुझे एक अमेरिकन कंपनी ने हायर किया, तो उन्होंने जब मुझसे बात की या मेरा इंटरव्यू लिया तो वो शो शॉट उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ही कैन रन आवर कंपनी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस वक्त मेरे पास तकरीबन $80 मिलियन की टर्नओवर की एक कंपनी जो कि सिर्फ पाकिस्तान से ले रही थी, वो बिजनेस मेरे पास आ गया। फिर मैंने नेक्स्ट फेज में विद इन 2 ईयर्स मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की और फिर मैंने ट्रैवलिंग शुरू कर दी। यूएसए में मेरा ऑफिस, मैनहट्टन में ऑफिस मैंने अपना बना लिया, फिर जर्मनी में मैंने एक अपना ऑफिस बनाया, फिर यूएस और जर्मनी के साथ मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया और जर्मनी को फॉर द लास्ट 19 ईयर्स कंटिन्यूसली पाकिस्तान इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता रहा इन होम टेक्सटाइल्स। और फिर पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का मुझे जो ख्वाब होता था और बड़ा ऑनेस्टली लेके चलना है और फैक्ट्रीज के साथ बिजनेस करना है। यहाँ पे जितने बिग कंपनीज हैं, अलकरम, गुल अहमद, उसके अलावा माउंट फ्यूजी, सिंकोटेक्स, निशात अभी भी मेरा करंट वेंडर है इस वक्त। यूएसए के जो मेरे ज्यूज कस्टमर थे तो उनके साथ मैंने लिंकअप करना शुरू किया और जो सबसे प्राउड चीज़ थी बीइंग अ हॉलियन, मुझे 5 से 6 साल पहले जो है वो तकरीबन 350 लोगों का एक मेयर भी आया हुआ था यूएसए में। एक हमारी मीटिंग्स थी जिसमें रिटेलर्स भी थे, वॉलमार्ट वाले भी थे, जेसी पेनी शॉप को जो बड़े रिटेलर्स थे, पाकिस्तान के कुछ वेंडर्स भी थे और जियो इंपोर्टर्स भी थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक कस्टमर ने उठ के बोला कि देयर इज ओनली 1% इन द वर्ल्ड हु आई ट्रस्ट मोस्ट एंड आई हैव इवन टोल्ड माय फैमिली इफ आई एम गोइंग टू डाई यू जस्ट कॉन्टेक्ट दैट गाय, व्हाटएवर इज गोइंग टू बी देयर इन दैट रीजन दिस गाय फॉर श्योर विल बी गिविंग यू बैक। एकदम से नाम लिया कि मिस्टर हसन जदून फ्रॉम पाकिस्तान प्लीज गेट अप। पूरे हॉल ने क्लैप किया, मेयर ने, फिर यानी कि बाद में भी बात हुई तो एक ऑनेस्टी का भी मुझे अल्लाह पाक ने वहाँ पे जो है ना वो दिया। तो मुझे उन्होंने ये बोला कि आपकी स्कूलिंग या बिगिनिंग कहाँ से हुई। तो वहाँ पे जब मैंने फिर बोला आर्मी बर्नॉल कॉलेज वाज माय ओनली पेरेंट स्कूल जो मेरे लिए सब कुछ है आज भी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आई वाज द ओनली वन देयर और ये देखने के लिए मेरे बाकी हॉलियंस उस वक्त नहीं थे। तो वहाँ पे उस वक्त तक के जो मेरे नंबर्स थे वो $700 मिलियन को पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करके ले आया था मैं। तो फिर मेरी फैमिली के लिए बड़ी ये प्राउड चीज़ें थी और आज तक जो है उसी स्ट्रगल में अपने एंगल से लगा हुआ हूँ कि पाकिस्तान में बिजनेस लेकर आए हैं। वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग ही एक पॉलिटिकल साइड होती है, एक आर्म फोर्सेज की साइड होती है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है और एक बिजनेस कम्युनिटी होती है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसकी पॉजिटिव इमेज उनके पास लेके जाना और फिर किसी कस्टमर को होल्ड करना फॉर 18 ईयर्स, वरना कस्टमर्स आज बिजनेस करते हैं, कल वो नेक्स्ट फेज में किसी और कंट्री में चले जाते हैं। वियतनाम है, तुर्की है, इंडिया है, बांग्लादेश है, कॉम्पिटिटर्स हमारे बहुत सारे हैं। तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस और ये ट्रस्ट बिल्डअप करना कि नेक्स्ट ऑर्डर आपका उससे बेहतर होगा, आप कंटिन्यू करें। तो 18 ईयर्स माशाल्लाह से एक ही कस्टमर को रिटेन करना, तो मेरे लिए जो आज तक की जो बिगेस्ट चैलेंज था या अचीवमेंट थी वो यही रही है। और आज भी वो सारी फैमिलीज इवन यूएसए में मुझे बड़ा रिगार्ड करती हैं और बड़ा अच्छा मुझे प्राउड फील भी होता है इस चीज़ में। तो बीइंग अ हॉलियन अपने सर्कल में हर किसी ने अपनी मेहनत की, फिर यहाँ पे छोटी इंडस्ट्रीज को खुद भी मैंने इनिशिएटिव लिया कि जो वैल्यू एडिशन दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं वो हम भी पाकिस्तान को दें और वो इंडस्ट्रीज पर मैंने खुद अपने हाथों से लगाना यहाँ पे शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी सक्सेस मिली है। और फिर अभी जो है वो रिटायरमेंट लाइफ अभी भी नहीं है, तो इंशाल्लाह डाउन द रोड और मेहनत करते रहेंगे। फिर जब आप एबटाबाद में से गुजरते हो या एबटाबाद में रहना शुरू कर देते हो दोबारा, तो बर्नॉल के सामने से जब हम गुजरते हैं तो वो आपको इस फैमिली के लिए तो ऐसा फील होता है कि आप अपनी जान भी दे दें। तो नॉस्टैल्जिया हो रहा होता है, वो अपना टाइम याद आ रहा होता है। बिल्कुल वो अपना टाइम याद आ रहा होता है और उस टाइम के साथ फिर जब देखते हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, इनके लिए कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्लान्स हैं अपने नेक्स्ट जो छोटे बहन भाई अभी पास आउट हो रहे हैं कि इनके लिए नेक्स्ट फेज में मेहनत की जाए। दोस्तों के साथ भी इस चीज़ पर डिस्कशंस चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा कि इंटरनेशनल एफिलिएशंस के साथ हमें ज्वाइन होना चाहिए और हम लोग क्योंकि वहाँ पे ईजिली वहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ पे बात भी करते हैं, तो इस तरह की कोशिशें भी की जाएँ कि हम बर्नॉल को नेक्स्ट फेज में और आगे जो जितना कंट्रीब्यूट अपने अपने सर्कल में हम लोग लेके कर सकते वो हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। एंटरप्रेन्योरशिप को आप बहुत प्रमोट करते हैं और इसी तरह बर्नहॉल के एलुमनाई एसोसिएशन में भी आप जैसे यू आर थिंकिंग कि आप ये चीज़ लेके आएँ ताकि नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी लेके आएँ, बिजनेस की तरफ भी लेके आएँ। उसके लिए थोड़ा सा आप गाइड करेंगे, आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे अपना वे आउट निकाले? अगर एक बच्चा आज मैट्रिक एफएससी का बच्चा है तो आप कोई गाइडेंस देंगे इस मामले में? देखिए मेरे फादर ने जो सबसे बहुत बड़ी चीज़ मुझे सिखा के चले गए थे वो था कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन योर लाइफ। पहली चीज़ ये हर इंसान को समझ लेनी चाहिए। हमारे यहाँ एक खौफ क्रिएट किया जाता है बच्चे के दिमाग में कि एफएससी के बाद अगर आप मेडिकल स्टूडेंट ना बने, अगर आप इंजीनियर ना बने या आप किसी आर्म फोर्सेज में ना ज्वाइन किया तो आपका कैरियर बिल्कुल नहीं है। और ये हमारे दौर में भी ये चीज़ें थी, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया में सैचुरेशन बढ़ती जा रही है। ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड्स थी, ये अपनी जगह पे कायम है, लेकिन इनको भी तो रन किया जा रहा है ना, इनके पीछे भी तो एक बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए भी एक रॉ मटेरियल हमें चाहिए। हमें हमारे कंट्री में जो पिछले 20 साल में मैंने
मैंने जो डिफरेंस फील करता हूँ, हमारे यहाँ स्किल्स जो है ना उसके ऊपर वर्किंग नहीं की गई है। अगर मैं आज भी किसी को इंकरेज करने के लिए कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने ग्रेड्स के ऊपर तवज्जो मत दो, आप अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करो। दुनिया में इस वक्त स्किल्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है। स्किल्स के ऊपर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्किल्स के ऊपर ही अगर जाते हैं तो AI स्किल्स आ चुकी हैं, इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आ चुकी हैं, सोशल मार्केटिंग स्किल्स आ चुकी हैं। अब मेरा पहले बायर होता था, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ, रिटेलर था, वो वॉलमार्ट है, वो जेसी पेनी है, वो के मार्ट है, वो फैमिली डॉलर स्टोर है, वो एक सिस्टम था। अब मेरे वो बायर्स जो हैं वो डायरेक्टली या तो फैक्ट्री से बाय करना चाह रहे हैं, वो इतने जाइंट हो चुके हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स पैदा हो चुके हैं घर घर में। ऑनलाइन सेलर्स की जो मार्केट है वो $5 बिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुकी है इस वक्त, सिर्फ चाइना और टर्की से इंपोर्ट करते हुए और इंडिया से भी। तो अब आपके पास एक इंडस्ट्री नहीं है, जो कि खुद एक बहुत बड़ा शॉपिंग स्टोर नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन सेलर बन चुका हुआ है। तो हमारे यहाँ जो ही स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, पिछले कुछ टेन्योर में हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को कट डाउन करना शुरू किया, जो कि सबसे बड़ा नुकसान खुद हम लोग अपने पाँव पे करते जा रहे हैं। ऑल्दो कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर थी, उसको पॉलिश करना था, उसको इम्प्रूव करना था, उसको आगे बढ़ाना था, रादर देन कि उसको वाइंड अप करके हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं। हम लोग किसी और कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी जिंदगी 2001 से मैं जब ट्रेवल कर रहा हूँ 22 कंट्रीज के साथ, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो हमारा इस कंट्री में जितना इस वक्त पोटेंशियल है ये दुनिया के किसी कंट्री में, बाकी कंट्रीज ग्रो कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री में उनसे ज्यादा है। अगर हम यही सुई और यही तस्वीर जो हम चाइना से मंगवाना शुरू कर दी है और जो जानेमाज भी है वो भी हम चाइना से ले रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन की तरफ जाएं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं। लोगों के पास 3 लाख रुपए की भी मशीन लग सकती है और 3 करोड़ रुपए की भी मशीन लग सकती है, जैसे जो अफोर्ड कर सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर पे भी अगर सिर्फ स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें तो हम अपनी चीज़ों को खुद प्रोड्यूस करके हमारी GDP ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप जो हो वो फेक मीडिया की खाली रिपोर्ट के ऊपर चल के अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप जो हो स्किल्स की तरफ जाओ, आप छोटी इंडस्ट्री की तरफ जाओ, आप छोटी चीज़ कोई बनाओ, आप बनाओ। आपकी चीज़ आज अगर 100 पीसेस बिकते हैं तो कल वही 10,000 पीसेस की तरफ कन्वर्ट होंगे और दुनिया आपसे लेना शुरू कर देगी। अब मैंने जिस इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो कि फील्ड के अंदर रहते हुए मैंने इनोवेट की थी, यहाँ से बिजनेस क्लोज हो रहा था, लेकिन उन इनोवेशंस की वजह से वही बिजनेस दोबारा मैंने होल्ड भी किया और $200 मिलियन तक उसको लेके गया। तो हमारे यहाँ स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जो ही आपके बच्चे की कोई पढ़ाई है जब वो कंप्लीट हो रही है, उसके अलावा 6 मंथ्स की वर्कशॉप्स हैं, 5 मंथ्स की, 4 मंथ्स की वर्कशॉप है, जैसे भी है, लेकिन स्किल्स की तरफ जरूर जाएं और फिर अपना ये छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश करें। बना के रिस्क लें रादर देन कि किसी की बनी हुई चीज को और यहीं से चाइना को कॉल कर करके हम कहेंगे ये प्रोडक्ट हमें भेज दो, फिर उसके ऊपर वो ट्रस्ट फैक्टर दुनिया पे नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है लोग उसके पास जाते हैं। तो इस खौफ को तो दिल से हमें निकाल देना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि रिस्क लो, आप कैलकुलेटेड रिस्क लो और स्किल्स के साथ, बगैर स्किल्स के मत लो। दुनिया में सारे काम हर बंदा नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो तो आप अच्छी पेंटिंग करके वो दुनिया को दिखाओ, आपकी पेंटिंग बिकेगी। अगर आप ये चाहते हो कि आप जो हो साइकिल की सीट बना सकते हो, आप बनाना शुरू करो, आपके पास ऑटोमेटिकली उसकी सेल करने की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और स्किल्स भी आ जाएंगी कि ये सेल कैसे होना है। हमारे यहाँ जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, जो सबसे बड़ा इशू है कि मैंने आज लाख रुपए के चाइना से प्रोडक्ट मंगवाई है, ये कल ही बिक जाएगी। ये फेक चीज़ें, ऐसा नहीं हो रहा लोगों के साथ। इसी वजह से फिर लोग डिसार्ट होकर फिर बैठ जाते हैं और फिर वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट में क्या करना है। और दुनिया को वॉच ज़रूर करें। अगर दुनिया में ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप उससे एक कदम आगे रख के सोचना ज़रूर शुरू करें और उनको कम्पीट करना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग बड़े स्मार्ट हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन हम अपना रास्ता सीधा कर लें। तो मैं इन्हीं बच्चों में से उठाऊँ और इतना बड़े रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ और मैंने घर से 1 रुपया नहीं लिया, जो ऑनेस्टली है। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें स्किल सीखना चाहिए, कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको खुद वे आउट ही नहीं मिल रहा, जिनको समझ ही नहीं आ रही कि किस चीज में जाएं, अभी वो पढ़ ही रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे को ये ज़रूर पता होता है कि हर एक की अपने अंदर स्पेशलिटी क्या है और ये हर इंसान को अपने बारे में आइडिया होता है कि जिसमें शौक है, जिसका पैशन है, अपने उस पैशन को ज़रा रिफाइन करना शुरू करें। फिर किसी को कुछ बनाने का शौक है, किसी को कुछ बैठकर बेचने का शौक है, किसी को सोचने का बहुत शौक है, किसी को लिखने का बहुत शौक है। तो ये अपने आप को जब रिफाइन करना शुरू करेंगे ना, तो उसके अंदर से आपको एग्जैक्ट रास्ता भी निकलना शुरू हो जाता है। हम लोग जो हैं वो इस खौफ में आते हैं कि कल से ही हमें पैसे कमाने हैं। तो जब आप सिर्फ पैसे कमाने की तरफ सोचते रहेंगे तो आप कभी एक डायरेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। और यही हमारे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब जिस तरह स्टिचिंग ही है, अब पाकिस्तान की बेस्ट स्टिचेस थे जो फुटबॉल हमारी क्यों बिकती है, क्योंकि हम लोग फाइन स्टिच कर सकते हैं। अब ये उन लोगों को नहीं पता था। ये अल्लाह ताला ने
में हमारे हाथों में ये चीज़ें दी हुई थी और वो स्किल्स हम लोग अपनी इंप्रूव करते गए। इसी तरह से अगर चाइनीज़ कस्टमर्स को मैंने कराची में इनवाइट किया था, सिंपल वुडन बॉक्सेस हैं, अब हम लोग बड़ी बड़ी टेबल्स और कुर्सियाँ और गुजरात का एक फर्नीचर बनाते थे, वो छोटा सा बॉक्स तो यकीन करें कि यहाँ से गुजरात तक वो बॉक्स कोई नहीं बना पा रहा था। फिर मुझे उसकी अपनी फैक्ट्री लगा के 10 लड़के रख के मैंने खुद ट्रेन किए और मैंने ओवर 50,000 बॉक्सेस वो बना के यूएसए एक्सपोर्ट किए। अब वो उनको एक गाइडलाइन दी, पहले वो 100 पीसेस पर डे नहीं बना रहे थे, फिर वो 1000 बना रहे थे और फिर एक वक्त आया था कि वो 3000 और मुझे ये कहते थे कि प्लीज ऑर्डर दे दें, हम लोग वरना वेकेंड है यहाँ पे, अब क्या करेंगे इसके बाद, आइडल टाइम उनसे गुजरता नहीं है। तो स्किल्स फिर जो है इंसान की खुद क्रिएट होना शुरू हो जाती है और डेवलप करता है, उसमें ग्रो करता है। चाइना में जो चेंज हम लोग देखते हैं वो ऑनेस्टली फार्मर्स के पास भी गवर्नमेंट गई और उन्होंने बोला कि आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो। फार्मर्स को गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि तुम कल से कपड़ा बनाओगे, फार्मर्स को बोला कि जो आपका इंटरेस्ट है आप वो करो। अब फार्मर की कोऑर्डिनेटिंग इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि मोबाइल उन्होंने बनाया, मोबाइल के 500 किस्म के गैजेट्स बना दिए, फिर उसके बाद उसके खूबसूरत कवर्स बनाने शुरू कर दी। अब जो कवर बनाने वाला भी है, वहाँ पे एक फैक्ट्री को मैं जानता हूँ कि उसका तकरीबन $700 मिलियन का टर्नओवर है सिर्फ कवर्स बनाने का। वो दुनिया के हर मोबाइल का वो कवर बनाना शुरू हो गया। और एक ऐसी फैक्ट्री भी मैं जानता हूँ जो कि मुश्किल से 20x60 का उसका सिंपल हॉल था और यूएस कस्टमर के साथ काम कर रहा था। मैं बहुत ट्रैवल करता था उसके पास और वो माइक्रोफाइबर की शीट्स बनाता था और उसको गवर्नमेंट ने आके सपोर्ट नहीं किया, उसकी विलिंगनेस थी, वो वहाँ पे अपना खड़ा रहा और उसका आज $150 मिलियन का टर्नओवर होगा। उस खाली उस एक फैक्ट्री से उसने मेगा अपनी एक फैक्ट्री क्रिएट कर दी है। तो इस खौफ से हम लोग निकलना शुरू हो जाएंगे, हम लोग काम करना शुरू हो जाएंगे और काम करेंगे तो फिर रिटर्न भी है। और इन लड़कों को, बच्चों को भी ये चीज़ समझ में आएगी कि मेडिकल में नहीं गए तो आप बर्बाद नहीं हो, आगे बहुत कुछ है करने के लिए इस वक्त भी। बिल्कुल सही है। जैसे आपने कहा यू हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज, आप बहुत सी कंट्रीज में जा चुके हैं, पाकिस्तान में भी रहे हैं। आजकल की यूथ बाहर भागना चाहती है, दे वांट टू रन अवे फ्रॉम पाकिस्तान, उन्हें लगता है यहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड ने इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया बच्चों को कि जब यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट अगर 91% मार्क्स पे क्लोज हो चुका है मेरिट और एक बच्चे के 87% आए थे और उसको जॉब नहीं मिली, उसको वो एडमिशन नहीं मिला, तो फिर 65 और 70% के बच्चे के साथ वो एक अगला कोई और कोर्स कर रहा होता है। तो वो कहता है कि यार मैं जो हूँ इसके लिए डिज़ाइन नहीं हुआ था और मुझे इस पाकिस्तान ने आप एक्सेप्ट नहीं किया बीइंग अ डॉक्टर जो मैं बनना चाहता था। तो वो लाइन हो गई कि इस तरह के बच्चे फिर कोशिश करते हैं कि हम बाहर जाएं और वहाँ पर अपना करियर परस्यू करें। बहुत सारे बच्चे यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं। मेरा तो सजेशन ये है कि आप यहाँ पर स्किल यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है। एआई के साथ इस वक्त जो कि दुनिया में धूम मचती जा रही है, अपनी जगह पर फिजिकली कोई भी चीज़ खत्म नहीं होगी। अगर एआई आ भी गया तो एआई से रिलेटेड जो काम होने हैं वो तो दुनिया में बनेंगे कहीं पर। अगर ड्रोन था तो ड्रोन जो है वो इतना छोटा हो गया कि अब पॉकेट में आ जाता है और वो पॉकेट से निकाल के आप फ्लाई कर लेते हो। तो हम लोग इस चीज़ से बहुत खौफजदा होते हैं कि ये काम हम कर ही नहीं सकते। स्टार्ट लें और इसी कंट्री के साथ आप रहें, इसी कंट्री को सर्व करना शुरू करें। बाहर मैंने ऑनेस्टली बताऊं कि कई अपने दोस्तों के पास जाके भी मैं कभी नहीं रुका, मैं अपने होटल्स में खुद रुकता रहा। उसकी मेन वजह ये थी कि मैं उनकी स्ट्रगल देखता था और मुझे उनकी स्ट्रगल देख के बड़ा खौफ आता था। उससे अच्छा तो मेरे पाकिस्तान में मुझे मेरा पाकिस्तान दे रहे। अब आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि एंटरप्रेन्योर था ना, मैं एबटाबाद शिफ्ट हुआ, अभी पर्सनल रीजंस थी उसकी वजह से मैं यहाँ पर आना पड़ गया। मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे मेरे पास एबटाबाद में इंडस्ट्री कोई भी नहीं है, एक इंडस्ट्री नजर आती है, वो है फार्मिंग, एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास। मैंने इर्द गिर्द ये देखा कि लोगों का रुझान ये बना हुआ है कि काम कोई नहीं करना है और अपनी जमीन बेच के और वो पैसे खाते रहना। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सर्कल एक बनाना शुरू किया। सबसे पहले इनिशिएटिव मैंने खुद लिया, मैंने अपनी जमीनों पर वो खुद एग्रीकल्चर शुरू किया और एक ट्रेंड से हट के काम करना शुरू किया कि इन कामों को अगर आप करते हो तो ये आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। ऑनेस्टली विद इन अ ईयर मैंने इनको दिखाया कि अगर एक 20 कनाल जगह भी है उसके ऊपर से आप 2.5 to 3 मिलियन रुपीस कमा सकते हो, रादर देन कि आप पिछले साल उसी जमीन से टोटल पूरे साल की अर्निंग 1 लाख रुपए। तो फिर लोगों को जब ये समझ में आई कि यार हम इसी को ही बेच के और खत्म कर देते हैं, तो मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गया। तो मैं भी इस वक्त एग्जैजरेट ना भी करूं तो तकरीबन 35 फैमिलीज ऐसी हैं जो मेरे साथ जुड़ने हो गई और अपनी उन्होंने लैंड बेचना बंद कर दिया और वो मुझसे ये आइडियाज लेते हैं कि नेक्स्ट फेज में क्या करना है, नेक्स्ट फेज में क्या करना है। ये वो लोग हैं कि जिनको रास्ता कोई नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने इसी छोटे छोटे अपने लैंड्स को ग्रो करना शुरू कर दिया और उससे अपना रेवेन्यू जनरेट करें। इसी तरह से आप बड़े शहरों की तरफ जाएं तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहाँ पे सोच भी है हमारे पास इंडस्ट्री के लिए चीजें भी हैं, टूल्स भी हैं। सिर्फ हमें वैल्यू एडिशन करना है, हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करना है। हम लोग वो ट्रेंड के पीछे खाली चलते रहेंगे कि एक स्मार्ट फर्नीचर अब दुनिया में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे पाकिस्तान में भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि हमारे पास यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। ऑल्दो कि हमारे पास वुड भी है, ऑल्दो कि हमारे पास लेदर भी अपनी है। यही लेदर फैक्ट्रीज जो है वो एक बूम की तरफ गई थी और यही लेदर फैक्ट्री जो है इस वक्त बुरी तरह एक टेरेबल सिचुएशन में इस वक्त आके बैठ चुकी है। वो लेदर हमारी अपनी अगर कंट्री को सर्व करना शुरू कर दे, हम लोग यहीं पर ही ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर सकते। मेरी नज़र में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना जो है वो ज़्यादा प्राउड होता है, अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करना ज़्यादा प्राउड होता है, रादर देन के हम यहाँ से वहाँ जाके उनकी गुलामी करें। तो जहनी गुलामी से निकल आएंगे और जब हम सेल्फ बिजनेसमैन बनना शुरू हो जाएंगे तो हर कोई
जो आपको उसी तरह ट्रीट भी करता है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपने बातें बताई एंड वेरी नाइस विजन। थैंक यू सो सो मच, मच, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़।